प्राचीन भारतीय एजुकेशन और लर्निंग के बहुत शौकीन थे। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कई डेवलप्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज किया था, जो मोर और लेस मॉडर्न यूनिवर्सिटी से मिलते जुलते थे। कुछ फेमस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, कल्की, कांची, पंचाल, विक्रमशिला इत्यादि थे। लेकिन इन सभी यूनिवर्सिटी में से सबसे इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी था। यह राजगृह से लगभग 8 मील की डिस्टेंस पर सिचुएटेड था, जो कभी बिंबिसार और अजातशत्रु के अधीन मगध साम्राज्य की कैपिटल थी, राजधानी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था और इसी सही मायने में महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। बौद्ध ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इसकी फाउंडेशन 5वीं शताब्दी ईस्वी में शुक्रादित्य नाम के व्यक्ति ने की थी, जिन्हें आमतौर पर महायान बौद्ध धर्म के गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के रूप में पहचाना जाता है। ओरिजिनली यह एक आम का बाग था और शुक्रादित्य ने यहां एक बौद्ध मठ बनवाया था। बुद्धगुप्त, बालादित्य और अदर्स गुप्त सम्राटों द्वारा इस इंस्टीट्यूशन को एडिशनल वेल्थ और लैंड अनुदान किया गया था। इसके बाद यहां लर्निंग का दौर शुरू हुआ और दिन ब दिन यह ग्रोथ की ओर बढ़ता गया। बाद में अन्य भारतीय शासकों ने भी इस यूनिवर्सिटी को अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपने कॉस्टली गिफ्ट और रिच डोनेशन द्वारा इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया। एज अ रिजल्ट भारत के सभी भागों और यहां तक कि कई विदेशी देशों जैसे चीन, तिब्बत, मिडिल एशिया, बुखारा, कोरिया इत्यादि जगह से छात्र ज्ञान की अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां आते थे। ह्वेनसांग ने इस यूनिवर्सिटी में लगभग 5 वर्षों तक अध्ययन किया और एक अनचिन्हित तीर्थयात्री इस सिंह ने 10 वर्षों से अधिक समय तक यहां स्टडी किया, अध्ययन किया। राजा हर्षवर्धन के समय में इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और लगभग 1510 टीचर्स स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करने में इंगेज थे। राजा हर्ष, जो अपनी चैरिटी और उदारता के लिए फेमस थे, उन्होंने नालंदा में एक मोनेस्ट्री भी बनवाया था। ह्वेनसांग के अनुसार यह हर्ष द्वारा कंस्ट्रक्टेड मोनेस्ट्री लगभग 100 फीट ऊंचा था और पीतल के प्लेटों से कवर्ड था। इंडियन के साथ साथ कुछ विदेशी शासकों ने भी इसे अपना सौभाग्य माना अगर उन्हें इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐड करने की अनुमति दी गई। एक हिस्टोरियन श्री एच.डी. संकलिया के अनुसार राजाओं ने इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने और उसे पॉपुलर बनाने के लिए अपनी उदारता में एक दूसरे से होड़ लगा ली थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना बहुत टफ था। प्रत्येक स्टूडेंट को एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती थी, जो इतनी टफ थी कि ह्वेनसांग के अनुसार 10 में से केवल 2 या 3 ही एडमिशन पाने में सफल होते थे। जो लोग एडमिशन पाने के लिए लकी थे, उन्हें निःशुल्क भोजन और आवास प्रोवाइड किया जाता था। उनसे फीस भी नहीं ली जाती थी। इसका सारा खर्च 100 गांवों की इनकम से पूरा होता था, जो यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए विशेष रूप से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इन गांवों की संख्या बढ़कर 200 हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर्ष जैसे कई लिबरल रूलर ने यहां ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स के रहने के लिए कई मोनास्ट्री बनवाए थे। हॉस्टल की फैसिलिटीज, कॉलेज का एजुकेशन और लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज भी कहा जाता है, इसकी भी व्यवस्था वहां पर अलग से थी। इस यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे। टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट को बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देने में व्यस्त रहते थे। ह्वेनसांग के अनुसार वे दिन रात एक दूसरे को छोटे और बड़े उपदेश देते थे, म्यूचुअल परफेक्शन के लिए एक दूसरे को हेल्प करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसरों और इंटेलेक्चुअल्स की एक लंबी लिस्ट थी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे वसुबंधु, दूसरा गुणमती, जो वसुबंधु के शिष्य थे। इसके अलावा धर्मपाल, जो वसुबंधु के एक अन्य शिष्य थे। शीलभद्र, जो धर्मपाल के शिष्य थे। इसके अलावा चंद्रपाल और जिन मित्र।
हर्षवर्धन के शासनकाल में शीलभद्र नालंदा के यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट थे। वह ह्वेनसांग के फ्रेंड और टीचर थे, इसलिए चीनी तीर्थयात्री ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। वो कहते हैं, इन भिक्षुओं जिसमें डिस्टिंग्विश टीचर भी थे, उनको न केवल एजुकेशन के लिए बल्कि उनके हाई कैरेक्टर के लिए भी रिस्पेक्ट किया जाता था। इतना कि ह्वेनसांग के अनुसार उन्हें पूरे भारत में मॉडल के रूप में देखा जाता था, आइडियल के रूप में देखा जाता था। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट से कम नहीं थे। ह्वेनसांग के अनुसार मोनेस्ट्री के फाउंडेशन के बाद इसके डिसिप्लिन का उल्लंघन करने का एक भी केस नहीं हुआ, एक भी मामला सामने नहीं आया। इस यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड की। ह्वेनसांग से हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्सिटी में लर्निंग के कोर्स में बौद्ध धर्म के 18 स्कूल्स के सभी वर्क्स इंक्लूडेड थे और इसके कोर्स में वेदा, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, साइंस, लॉजिक, ग्रामर और फिलोसफी जैसे वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। इन शॉर्ट, इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध, ब्राह्मणवादी और सेकुलर लिटरेचर पढ़ाने की हर अरेंजमेंट थी, हर व्यवस्था थी। नालंदा का यह ग्रेट मोनास्ट्री तिब्बत, चीन और मिडिल एशिया आदि कई विदेशी देशों में इंडियन कल्चर के प्रसार के लिए बहुत जिम्मेदार था। कई इंडियन स्कॉलर्स ने इन देशों में गए और इंडियन लिटरेचर का बहुत सा हिस्सा इन देशों की लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इस तरह अपने देश के साथ साथ अपने लिए भी बहुत नाम कमाया। डॉक्टर त्रिपाठी के शब्दों में कहे तो यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, इसकी शानदार संरचना, इसकी इंस्पायरिंग एजुकेशन, डिस्कशन के जरिए शिक्षा, इसका कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, दूर दूर से छात्रों का जमावड़ा और सबसे बढ़कर इसके टीचर्स और एक्स स्टूडेंट का महान चरित्र और डीप स्कॉलरशिप उस समय पूरे बुद्धिस्ट वर्ल्ड के लिए गर्व की बात थी। नालंदा कई सेंचुरीज तक भारत में फलता फूलता रहा, जब तक कि 12वीं सेंचुरी के अंत में मोहम्मद गोरी का एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट नहीं कर दिया। इसके लाइब्रेरी और बिल्डिंग को आग लगा दी गई और इस तरह एंशिएंट इंडिया एजुकेशन का यह महान सेंटर अपने क्रूर आक्रमणकारियों के हथौड़े के नीचे गायब हो गया। तो आज हम लोगों ने बात किया विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में, उसकी कैसे क्षति हो गई इसके बारे में, इसका फाउंडेशन कैसे हुआ इसके बारे में। आशा करता हूं इसके द्वारा आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास को अच्छा से समझा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।